तो ये चार बड़ी खबरें आपके सामने हैं, चार तस्वीरें आप देख रहे हैं। नूह में ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं हिंसा के बाद बसें जो हैं वो बंद हैं। तीसरी ईडब्ल्यूएस से दाखिले की सजा एक बच्चे को दी जा रही है और स्कूल से नाम हटाने का दबाव बनाया जा रहा है। तो दूसरी बड़ी खबर भी नूह हिंसा से जुड़ी है, जहां हिंसा को देखते हुए रोडवेज बसों को बंद कर दिया गया है। तीसरी खबर चंडीगढ़ से है, जहां केबीडीएवी स्कूल में एक 4 साल के मासूम बच्चे पर छेड़खानी का आरोप लगा है। और चौथी खबर जज्जर से है, जहां 9 साल की मानवी ने जिला उपायुक्त को गांव की समस्याएं बताई हैं। तो ये चार बड़ी खबरें जिनके बारे में एक एक कर हम बात करने वाले हैं। पहली खबर आपको बताएंगे, नूह में क्या कुछ हालात अभी हैं। हालांकि सामान्य हालात यहां पर बताए जा रहे हैं। हिंसा के बाद बसें जो हैं, बस सेवा यहां पर बंद कर दी गई है। साथ ही तीसरी खबर की हम बात करेंगे, ईडब्ल्यूएस से दाखिला लेने की एक सजा एक बच्चे को दी जा रही है और उस पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो अपना नाम यहां से हटा ले। चौथी खबर की हम बात करेंगे, एक मासूम ने डीसी से अपील की है, अपनी समस्याएं जो है वो बताई हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। हरियाणा के नूह में हुई हिंसा के 4 दिन बाद स्थिति सामान्य हो चली है। नूह समेत पूरे जिले में केंद्रीय सुरक्षा बलों की 14 कंपनियों समेत हरियाणा पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा बल पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें कि नूह समेत मेवात के कई कस्बों में कर्फ्यू अभी भी जारी है। हरियाणा के लॉ एंड ऑर्डर एडीजीपी ममता सिंह ने एसीपी वरुण सिंगला के साथ मोर्चा संभाल रखा है। अभी तक 150 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। हरियाणा पुलिस गुप्तचर विभाग के साथ क्राइम ब्रांच की टीमें दंगाइयों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही हैं। आपको बता दें कि हिंसा के दौरान नल्हड़ का महाभारत कालीन शिव मंदिर छावनी में तब्दील हो गया था। इसी शिव मंदिर में सोमवार को निकाली जा रही शोभा यात्रा पर पथराव और गोलाबारी के बाद हजारों श्रद्धालुओं ने छुपकर किसी तरह अपनी जान बचाई थी। दंगाइयों ने मंदिर के बाहर से और पहाड़ियों के चारों तरफ से गोलाबारी की थी। वहीं दंगे के चौथे दिन मेवात में हुई इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। स्थिति अब यहां सामान्य है। तो नूह से खबर आपको बता रहे हैं, जहां हिंसा के चौथे दिन के बाद इंटरनेट सेवा जो है वो कुछ देर के लिए बहाल की गई। क्राइम ब्रांच लगातार दंगाइयों की गिरफ्तारी में जुटी हुई है। जो भी लोग हिंसा में शामिल थे उनको पकड़कर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है और लगातार पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई में जुटा हुआ है। 14 कंपनियों ने यहां मोर्चा संभाला हुआ है। लगातार ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है जो इस हिंसा में शामिल थे, जिन्होंने दंगा फैलाया। उनकी पहचान कर उनकी गिरफ्तारी लगातार की जा रही है और उन कार्रवाई जो है वो पुलिस प्रशासन आगे की कर रहा है। हालांकि नूह के जो भी हालात हैं वो सामान्य बताए जा रहे हैं। 34 कंपनियां अलग अलग जिलों में तैनात हैं। आरोपियों की धरपकड़ के लिए 8 टीमें गठित की गई हैं। 4 गांवों में सर्च ऑपरेशन भी लगातार जारी है। कुछ देर के लिए इंटरनेट सेवा को भी यहां बहाल किया गया। बता दें कि नए आदेश में इंटरनेट को लेकर राहत कुछ दी गई है और दोपहर 1 बजे से लेकर 4 बजे तक इस पर प्रतिबंध जो है वो हटाया गया था। कुछ राहत जो है लोगों को यहां पर जरूर दी गई। तो नूह के जो हालात हैं वो अब सामान्य बताए जा रहे हैं। प्रशासन, पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। तो 14 कंपनियों ने यहां मोर्चा संभाला हुआ है। जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए हुए हैं। लोगों को
सुरक्षा यहां पर दी जा रही है। हालांकि जिस तरीके से हिंसा नूह के पूरे इलाके में यहां पर हुई है, उसके बाद लोगों की सुरक्षा में जो चिंता थी वो ज्यादा और बढ़ गई थी, लोगों की चिंताएं और ज्यादा बढ़ गई थी, जिसको देखते हुए केंद्र से भी मदद मांगी गई और केंद्र ने भी कुछ पुलिस बल, अतिरिक्त पुलिस बल यहां पर भेजा, जिसके बाद सभी कंपनियों ने अब यहां मोर्चा संभाला हुआ है। आरोपियों की धरपकड़ के लिए भी 8 टीमें जो है वो गठित की गई हैं, जो लगातार इन दंगाइयों की पहचान करने में जुटी हुई हैं, इनको पकड़ने में जुटी हुई हैं, इनकी गिरफ्तारी लगातार की जा रही है। इसी के साथ गृह मंत्री अनिल विज का बयान भी सामने आया है और उन्होंने कहा है कि हिंसा में सोशल मीडिया की जो है वो अहम भूमिका रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर निगरानी रखने के आदेश भी उन्होंने दिए हैं और जो भी लोग सोशल मीडिया के जरिए इस हिंसा को बढ़ावा दे रहे थे, उनकी पहचान भी अब लगातार की जा रही है। साथ ही नूह हिंसा के चलते कई जिलों में इंटरनेट सेवा पर जो पाबंदी यहां पर अभी भी लगी हुई है, लेकिन नए आदेशों में कुछ देर की छूट यहां पर लोगों को जरूर दी गई। बताया जा रहा है कि दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक ये छूट जो है वो लोगों को दी गई थी, क्योंकि पिछले 3 दिनों से लगातार जो इंटरनेट सेवा है वो यहां पर बंद थी, ठप थी, जिसके बाद लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा था। तस्वीरें हैं जहां पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है, लोगों से लगातार पूछताछ जारी है। जो टीमें यहां पर गठित की गई हैं प्रशासन की तरफ से, पुलिस बल की तरफ से, पुलिस की तरफ से, वो लगातार लोगों की सुरक्षा में जुटे हुए हैं। साथ ही ऐसे लोगों की पहचान यहां पर पुलिस टीमें कर रही हैं जो इस हिंसा में पूरी तरह शामिल थे, जो अपना सहयोग इस हिंसा में दे रहे थे। जो दंगाई हैं उनकी पहचान करने में पुलिस जुटी हुई है ताकि उनसे पूछताछ की जा सके और आगे की कार्रवाई अब पुलिस कर रही है। खुद मुख्यमंत्री ने भी इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाई हुई है, गृह मंत्री ने अपनी नजर बनाई हुई है। अब इस पूरे मामले में हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता ने बस ड्राइवर से खास बातचीत की है। इस दौरान क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, मैं संजय गुप्ता, आप देख रहे हैं हर खबर। हम पहुंचे हैं नूह साइबर थाने में, जहां सोमवार को दंगाइयों ने जमकर उत्पात मचाया। एक बस को लूट लिया गया रास्ते में, उसको यहाँ पे जो साइबर थाने की जो दीवार है उससे टकराया गया, बिल्कुल वैसे ही जैसा पेंटागन में हुआ था अमेरिका में, जहां पर टावरों से हवाई जहाज से अटैक किया गया था और पूरे टावर को गिरा दिया गया था। कुछ उसी तर्ज पर यहाँ पर दंगाइयों ने बस को दीवार से टकराया। पहले वहां पर गेट है, गेट पे बस को टक्कर मारी गई बस से, उसके बाद गेट पे गोली के निशान भी बने हुए हैं, वहां गोली चलाई गई। हमारे साथ जो बस के जो कंडक्टर हैं वो मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उस दिन क्या हुआ था, किस तरीके का माहौल था। सर, क्या नाम है आपका? रामकरण जी। रामकरण जी, सोमवार को आपकी बस लूट ली गई थी, उस दिन क्या हुआ था? हम फिरोजपुर की तरफ से दिल्ली की तरफ जा रहे थे। हमने नूह के जो परला कोना जाते कोना पार्क है उससे थोड़ा आगे चाल गए, एकदम 15-20 नूनता है, 50-40 नूनता है, 10-20 नूनता है, चौकड़ते एकदम होगा 5 से 7 आदमियों ने गाड़ी घेर ली। गाड़ी घेरने के बाद एक ने गोली मारी गाड़ी के गेट के आगे, गोली मारी तो भाई सब कुछ घबरा गया। गोली मारते वो जनानी सवारी लूट ली, मर्द लूट लिए, हमारा थैला लूट ले, उसमें 10-11 हज़ार रुपए थे, 10.5 11 इतना हमारा कैश था जी। कितने बजे के आसपास का ये बात ये है जी 1:50
और 2 बजे के बीच बीच में 1:50 2 बजे के बीच बीच की बात है जी। हमने वो पूरा फुल टाइम का नहीं पता, पर 2 बजने हो रहा है, ये देख लो, 5 1 2 4 मिनट पहले हो। पुलिस की सहायता लेने की प्रयास नहीं किया? पुलिस की सहायता ले ले, पुलिस तो आगे आगे भाग रही, पुलिस हमारे आगे देखा तो पुलिस हमारे आगे भाग रही, आगे वो पथराव करने लग रहे, पुलिस वाले एकदम रुक गए, वहां रुकते हमने तो हमने भी गाड़ी एकदम हमारी गाड़ी सब कुछ लूट लिया जी हमारा। कुछ इस तरीके की भी सूचनाएं आ रही हैं कि आपके जो बस के आगे कोई एक मजिस्ट्रेट एक मजिस्ट्रेट की गाड़ी थी, वह भी रुक गई, लेडी मजिस्ट्रेट थी, उसको भी वर्कशॉप वाला वर्कशॉप वाला है खान साहब है वहां, उनने बचाए, हमारे को उनने भीतर बांट लिया। उसके बाद हमारी गाड़ी तो वो लेकर भाग गई, चाबी चुबी खोज कर पैसे वैसे लेकर भाग गए। जो मजिस्ट्रेट की गाड़ी थी वो मजिस्ट्रेट निकल गई थी? वो नहीं, वो मजिस्ट्रेट नो डिपो में बैठी रही जी कम से कम 1 घंटा। नो डिपो वाले मुला जी कहने लगे, मैडम हम मर जाएंगे तो आप मरोगे, ना तो हमारे से पहले आपको कोई आंच नहीं आने देगा। उसके बाद जी 5-7 वकील साहब आए, 2 गाड़ी लेकर वकीला ने जी वर्ष आके पीछे ऊपर के और अपने उसके घर के पीछे घर पहुंचा दी। नो डिपो वाले कहने लगे, भाई अभी तो हमारी जिम्मेवारी देखो, इसकी जिम्मेवारी हमारी है, आपकी जिम्मेवारी नहीं, आप अपनी जिम्मेवारी पर ले जाओ। फिर उन्हें वर्ष साहब के पीछे ऊपर गए, ऊपर छत्ता पर गए वो मजिस्ट्रेट साहब। देखिए किस तरीके थी उसके साथ, छोटी बच्ची भी थी, 5-6 साल की बच्ची थी उसके साथ, या 10-11 साल की वो बड़ी बच्ची थी जी, वो भी उनके साथ थी, उसकी बच्ची थी। देखिए शोभा यात्रा का विरोध करते करते किस तरीके से दंगाइयों ने यहाँ पर जमकर लूटपाट की। लगातार जिस तरीके की सूचनाएं आ रही हैं कि वो यात्रा का विरोध करने के लिए निकले थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने लूटपाट की, कहीं ना कहीं ये पूरी एक साजिश का हिस्सा है। सरकार जल्दी से जल्दी इसकी जांच करे और जो दोषी हैं उनको अंजाम तक पहुंचाने का काम करे। संजय गुप्ता, हर खबर। हमारे साथ बीजेपी विधायक मोहनलाल बडोली जी जुड़ गए हैं। मोहनलाल जी, बहुत स्वागत है आपका। मोहनलाल जी, नूह की हिंसा जो है वो फिलहाल अभी हालात यहां पर सामान्य हैं। लगातार सरकार की तरफ से जो बयान दिया गया है और अपील की गई है शांति बनाए रखें, लेकिन सर जो लोग हैं जिनका नुकसान हुआ है वो उम्मीद भरी निगाहों से सरकार की तरफ देख रहे हैं। हालांकि अभी डर भी बना हुआ है, प्रशासन पर कई सवाल भी लोग खड़े कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आप सर इस पर? ये नूह की जो घटना हुई और एक शोभा यात्रा पर जिस प्रकार से आक्रमण हुआ, ये अराजक तत्व जो इस देश में भाईचारे को खराब करने वाले लोग हैं, जो इस देश को खुशहाल नहीं देख सकते, ऐसे हैं उन्होंने जिन्होंने ये काम किया है। और जो इस प्रकार का काम करने वाले लोग होते हैं ना, उनकी कोई धर्म, उनकी कोई जाति होती है, वो अराजक तत्व है, वो इस देश के दुश्मन है। और सरकार उस काम में लगी है, हमारा पूरा प्रशासन उस है। और उसी दिन से बहुत अच्छे से सर्च अभियान पूरा चला हुआ है। कई गांवों में सर्च अभियान हुआ भी है और लगभग 150 के आसपास से कुछ गिरफ्तारियां भी हुई है, FIR दर्ज हुई है। और बहुत सख्ती के साथ इस प्रकार के, क्योंकि ये हरियाणा प्रदेश में काफी वर्षों से इस प्रकार का कोई हुआ नहीं था, ये पहली बार हुआ है। और ये जिस प्रकार का आकलन ये होने के बाद आया है, सरकार पूरी संजीदगी के साथ उच्च अधिकारियों को वहां पर लगाया गया है, पूरी पुलिस फोर्स को लगाया गया है, अमन शांति रहे, वहां सभी भाईचारा बना कर रखें। और धीरे धीरे सभी की पहचान हो जाएगी। जितने भी एक सर्च अभियान इस काम में लगे चलेगा बाद में। और पहले मैं निवेदन करूंगा कि इस शांति को बनाए रखें और इस हालात को समझे, क्योंकि कुछ लोगों के द्वारा, कुछ गिनती के लोग जिनकी वजह से ये सारा वातावरण हमारा खराब हुआ है, उन मुट्ठीभर लोगों की वजह से अपने भाईचारे को खत्म नहीं होने देंगे। इस हरियाणा प्रदेश का जो सौहार्द का वातावरण है वो बना रहे, इसी अपील के साथ आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन भी करूंगा, प्रार्थना भी करूंगा। और आपके चैनल के माध्यम से एक अच्छी डिबेट आपके चैनल पर हमने देखने को सुनने को मिली है। बहुत अच्छे तरीके से आपने सारे विजुअल जो उस समय प्रत्यक्ष रूप से थे उनसे भी आपने बात की है। और आप के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों से मैं निवेदन करूंगा कि जो भी अराजक तत्व है, अगर कोई बच भी जाए तो उसकी जानकारी जरूर प्रशासन को दे
अराजक तत्व आपके बीच में रहेगा तब तक ये देश और ये समाज सुरक्षित नहीं रहेगा। सबसे निवेदन है वो प्रयास करके उनको पकड़वाने का भी काम करे, सूचना देने का काम करे, इस प्रकार के लोगों की पहचान हो और ये अमन चैन और भाईचारा कायम हो, यही मैं निवेदन करूं। बहुत धन्यवाद मोहनलाल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बातचीत हमसे करने के लिए। अब आपको सुनवाते हैं कि मंदिर में जो पुजारी हैं, मंदिर के पुजारी दीपक शर्मा ने क्या कुछ कहा है। हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता ने उनसे बातचीत की है। इस दौरान मंदिर के पुजारी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। मेवात के नल्लड़ में जहां पर सोमवार को शोभा यात्रा निकाली जानी थी और एक धर्म विशेष के लोगों ने उस पर आक्रमण कर दिया, जिससे उन्होंने बहुत सारी गाड़ियों को आग लगा दी। मंदिर में गोलीबारी की गई। पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। पंडित जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। बुरा दिन था सोमवार का, सावन का महीना चल रहा है, भक्तों ने यात्रा निकालने की कोशिश की, उन पर आक्रमण हुआ, क्या मामला था? देखिए, इस समय आप प्राचीन पांडवकालीन नलड़ेश्वर महादेव मंदिर में खड़े हैं। ये अपना जो है डिस्ट्रिक्ट नुहू और विलेज नलहड़ में स्थित है। ये प्राचीन पांडवकालीन मंदिर है और ये जो हादसा हुआ, ये जो घटना हुई, ये घटना तकरीबन आप सब जानते हैं कि 31 तारीख को सोमवार के दिन हुई और सुबह की स्थिति में माहौल बहुत अच्छा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन ये था कि अपना ये जो घटना हुई है दोपहर 2 बजे के करीब इसका आरंभ हुआ। तकरीबन जब यात्रा यहाँ से आगे के लिए प्रस्थान की तो यहाँ से कुछ 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर यात्रा करने वाले यात्रियों या भक्तजनों द्वारा ही बताया गया कि उनके ऊपर पथराव हुआ है, गोलीबारी हुई है। तो इस वजह से वो दोबारा आगे नहीं जा पाए, तो उन्होंने दोबारा जो मंदिर में आके शरण ली ताकि यहाँ वो अपने आप को सुरक्षित समझ सकें। जी, उसके बाद जब वहां से भाग के लोग मंदिर में शरण ले ली, तो उसके बाद जैसा कि आपने पहले बताया कि बाहर से भी गोलीबारी हो रही थी, मंदिर में शरण लेने के बाद पत्थरबाजी हुई, पहाड़ियों से भी गोलीबारी हुई, क्या? देखिए, जैसे कि मैं बता ही रहा हूँ कि यात्री बता रहे थे कि या फिर कह सकते भक्तजन बता रहे थे कि पथराव जो हो रहा था वो यहाँ से बाहर ही हो रहा था, लेकिन वो पथराव का माहौल ऐसा बढ़ा कि वो गोलीबारी में बदल गया और गोलीबारी चलनी चालू होगी। गेट के बाहर जो था तकरीबन गोलीबारी हो रही थी। प्रशासन के कुछ लोग भी खड़े थे जो उनके जवाबदारी में थे और कुछ अपने यहाँ भक्तजनों में भी युवा पीढ़ी थी जो आगे खड़ी थी, जो उनका जवाब दे रही थी। तो बाहर गोलीबारी तकरीबन 1.5-2 घंटे तक चली। फिर अचानक से कोई 5 बजे के करीब मंदिर के ऊपर से भी गोलीबारी होने लगी। जब आप मंदिर में अंदर थे तो किस तरीके का माहौल था? भक्तजन आपस में क्या डरे हुए थे या फिर पुलिस की मदद के लिए लगातार फोन करते रहे? पुलिस मदद और जो एक्स्ट्रा थी क्या वो मिल सकी? हाँ, बिल्कुल मिल सकी जी। उसमें प्रशासन को थोड़ा जो प्रशासन अवेलेबल था वो तो ऑन स्पॉट मौजूद ही था और जिस तरीके से स्थिति बिगड़ी तो जैसे प्रशासन के बड़े कर्मचारी उन्होंने आगे इस बात की सूचना दी तो जितने जल्दी हो सका प्रशासन यहाँ आया। और रही बात, तब जो भक्तजन थे मंदिर के अंदर थे और उन्हें तो डर खौफ था, परेशानी बढ़ी हुई थी, बड़े थे, बच्चे थे, बहनें थी, माएँ थी, परेशानी तो बनी हुई थी। बिल्कुल, देखिए ये पंडित जी हैं नल्लड़ मंदिर के, जो समय मौके पर मौजूद थे। अंदर भक्तजनों की 4 से 5 हजार भीड़ यहाँ पर मौजूद थी, जो कि 2-2.5 किलोमीटर की शोभा यात्रा से भागकर यहाँ पर पहुंचे थे। उनके अंदर एक अजब तरीके का खौफ व्याप्त था, डर था, क्योंकि लगातार बाहर से गोलाबारी हो रही थी, पहाड़ियों से गोलाबारी हो रही थी। मैं दिखाना चाहूंगा, ये पीछे मंदिर के पीछे पहाड़ियां हैं, यहाँ से भी गोलाबारी की गई, गोली चलाई गई। और जो BHP विश्व हिंदू परिषद के जो महासचिव हैं सुरेंद्र जैन, उनका कहना था कि यहाँ से मोर्टार से गोले भी दागे गए। बहुत बुरी स्थिति थी। लेकिन चलिए, यहाँ पर जो अगर हम बात करें तो मंदिर का जो माहौल था हालांकि बहुत ज्यादा डरावना था, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी जान हानि नहीं हुई जिससे कि भक्तजनों में खौफ पैदा हो सके। हालांकि पुलिस ने बाद में आके स्थिति को पूरी तरह संभाल लिया और अभी हम मंदिर परिसर में ही खड़े हैं। यहाँ पर लगातार पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर लगातार यहाँ पर पुलिस वाले हैं, वो आसपास के इलाकों में गश्त कर रहे हैं जिससे कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रह सके और पूरी तरह यहाँ पर शांति स्थापित की जा सके। संजय गुप्ता, हर खबर। इस हिंसा में दंगाइयों ने अस्पताल को भी नहीं बख्शा। इस अस्पताल का जायजा लेने के लिए हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता पहुंचे। वहां उन्होंने क्या कुछ देखा, आइए आपको दिखाते हैं। कहते हैं दंगाइयों का कोई मजहब नहीं होता, उनके लिए मंदिर, मदरसा, अस्पताल सब एक जैसे हैं। उन्होंने
न मंदिर को बख्शा, न मस्जिद को बख्शा, न उन्होंने अस्पतालों को बख्शा। हम खड़े हैं नूह में, हमारे साथ खान साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं, क्योंकि जिस हॉस्पिटल पे हम खड़े हैं यहाँ पर भी दंगाइयों ने पथराव किया। यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा कैमरे की नजर से, सीसीटीवी कैमरे का ये होल्डर है यहाँ पर, इसको सीसीटीवी कैमरे को तोड़ दिया गया। वहां पे एक सीसीटीवी कैमरा और है, उसको भी तोड़ दिया गया। अब हालांकि पुलिस प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है कि जो स्थिति है उसको सामान्य किया जाए। लगातार यहाँ पर प्रशासन बैठकें कर रहा है, दोनों समाज के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, पीस मीटिंग की जा रही है, स्थिति सामान्य की ओर आती जा रही है। हमारे साथ खान साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। गंगा जमुना तहजीब की बातें करने वाला मेवात ना 84 के दंगों में भड़का, ना आजादी के टाइम भड़का। इस समय ऐसा क्या हुआ कि पूरे मेवात में अशांति फैल गई, लोगों की जान पर बनाई? सर, सबसे पहले हर खबर में आपका स्वागत है। बहुत बुरा समय है, क्योंकि मेवात की मिसाल दी जाती है कि जिस समय बंटवारा हुआ उस समय भी यहाँ पर दंगे नहीं हुए, जबकि पूरे देश में दंगे भड़के थे। 84 में दंगे जो हुए, जब उस समय भी यहाँ कुछ नहीं हुआ। ऐसा क्या हुआ जो यहाँ पर दोनों जो प्रमुख समाज हैं, हिंदू समाज की बात करें या मुस्लिम समाज की बात करें, जो पूरे तरह भाईचारे से रहते थे, क्या स्थिति बनी थी? ये सवाल आपने डायरेक्ट किया है, तो इसमें सीधी बात यह है कि हिंदू समाज और मुस्लिम समाज का एंगल इसमें है नहीं, पहली बात तो। और आपने जो जिक्र किया है हिंदू समाज में, मुस्लिम समाज में, इनमें तो भाईचारा ही रहा। इनमें तो लड़ाई के वक्त भी कोई मसला नहीं हुआ। सारा मामले जो मामूल पर चलता रहा, उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। ये तो हुड़दंगाई थे और दंगाई थे। इनका कोई समाज नहीं होता, इन्हें दंगे से मतलब होता है। और इसमें जो इत्मीनान की बात है, शांति की जो बात हमारे लिए है, अब भी मेवात कलंकित नहीं है इस मामले में, क्योंकि मीडिया ने इसको कवर किया है कि जो लड़ाई झगड़े में शामिल थे दोनों तरफ से, वो दोनों बाहर के लोग थे। यहाँ के नहीं थे वो लोग, सब बाहर के थे, वो बाहर से आए हुए थे, मेवात के नहीं थे वो। लिहाजा हिंदू मुस्लिम का तो मामला ही नहीं है इसमें। अब वो जो लड़ाई करने थे, जो उनको करना था वो करके चले गए। यहाँ तो अब भी समाज ऐसा है, उनको कोई मसला नहीं है। आप जाएंगे हमारे हिंदू समाज के जो यहाँ तो शहर में सिटी में हुआ दंगा, और सिटी में अक्सरियत जो है कि हिंदू भाई रहते हैं, उनके अंदर कोई खौफ हो तो आप बताएं। आपने मिसाल दी कि यहाँ के सीसीटीवी कैमरे वो सुरक्षित है इस तरीके से। जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं, लोग बाग इतना समझते हैं कि सीसीटीवी कैमरे हम आ जाएंगे, हालांकि जब वो तोड़ते रहते हैं तो सबसे पहले कैमरे में आते हैं। वो सब जगहों पर, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये है तो उन्होंने सबके तोड़े। सीसीटीवी तो तोड़ने का उनका मकसद ये था कि बच जाएं, सबको उन्होंने तोड़े हैं, वो नॉर्मल है बात। क्या कारण रहा जिसकी वजह से इस तरीके के दंगे भड़के, ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि दोनों समाजों में थोड़ी आपस में थोड़ा विश्वास डगमगा गया है? हालांकि प्रशासन लगातार दोनों समाज के लोगों को बैठाकर शांति वार्ता करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी खटास है। मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद आप पता नहीं ऑथेंटिक बता रहे हैं कि नहीं, समाज में खटास नहीं है अभी। हिंसा में जो कुछ हुआ है, इस पूरे मामले को लेकर एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ममता शर्मा ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। 135 के लगभग हो चुकी है, एग्जैक्ट फिगर तो नहीं पर हाँ 135 के करीब गिरफ्तारी हो चुकी है। कई वायरल वीडियोस आए हैं जो इस पहाड़ी मंदिर के ठीक पीछे से आए हैं, क्या आप इनकी इन्वेस्टिगेशन अभी कर रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन में सारे टेक्निकल एविडेंसेज, सोशल मीडिया में जो एविडेंस आ रहे हैं कि जांच का हिस्सा होता है, प्रक्रिया का हिस्सा होता है। ये भी आ रहा है खबर में कि कई व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था इस पूरे हमले से पहले। सभी तथ्यों पर जांच हो रही है, ये सारे पार्ट का इन्वेस्टिगेशन। अभी कितने दिन की और की इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि धीरे धीरे ढील दी जा रही है, और क्या लग रहा है कि आने वाले समय में हालात बिल्कुल सामान्य हो जाएंगे? हालत सामान्य करने के सारे प्रयास किए जा रहे हैं। ढील देना कर्फ्यू में उसी प्रयास का एक हिस्सा है, और हमारा ये प्रयास रहेगा कि बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सके, लाइफ एक नॉर्मल जनजीवन अपनी नॉर्मल गति से कार्य करना शुरू करें। कुछ मुख्य किरदार हैं जैसे मोनू मानेसर या दूसरे लोग हैं, इनकी गिरफ्तारी के कोई प्रयास वगैरह या कोई आरोप लग रहा है इन पर? देखिए, मुख्य किरदार जो आप नाम ले रहे हैं, मैं तो किसी का नाम इस स्टेज पे ले नहीं सकती हूँ। मैं इतना ही कह सकती हूँ कि जांच चल रही है, और हमारे जो अच्छे एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सभी तथ्यों पर जांच कर रहे हैं, और जांच के बाद आगे जिनकी भी नाम आएंगे, जिनका भी रोल आएगा इसके अंदर, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब इस हिंसा के दौरान बुजुर्ग की जो मौत हुई है, इस पूरे मामले पर और लोगों का क्या कुछ कहना है, विधायकों ने क्या कुछ कहा, आपको ये सुनवाते हैं। और हम बैठक सोए पड़े 5 जना, 3 ने तो लेके पुलिस हिन से मारते, और फिर हमें क्या मारे चाचा दे धड़क लाठे इनको। क्या नाम है? जब्बार।
अब हालत कैसी है उनकी? अब हालत मरते होगा। और दूसरे कुछ राजनीतिक लोग भी, जैसा कि मैं हूँ रईसा जी, वो भी यहाँ हैं। हमारी बात डीसीपी साहब से ये हुई है कि अगर इस शिकार में जैसे ये आदमी एक्सपायर हुआ है, अगर ये पुलिस की लाठियों से या पुलिस की बर्बरता से ये मरा है, तो हम 302 का केस चाहेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई चाहेंगे। तो जो सिंगार का मामला है वो आप सबके सामने आ गया। एक सामूहिक बैठ के सबने, प्रशासन ने, हमने, गांव वालों ने यही निर्णय लिया कि उस लड़के को मुक्ति देनी है। लेकिन हमारे और उच्च अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने ये भी आश्वासन दिया किसी के साथ निर्दोष नहीं किया जाएगा। और मैं भी इन सब आदमियों को, सबको आश्वासन दिलाता हूँ किसी के साथ जाति नहीं होने दी जाएगी। लेकिन ये भी अपील करता हूँ, भाईचारा हमने पूरे इलाके में बना के रखना है। आज सबके सामने ये फैसला हुआ है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार। अधिकांश लोगों की धारणा